गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको फंक्शन एंड ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। दरअसल कल मैं एक मैरिज सेरेमनी अटेंड करने गया था, इसलिए मैं अपना कोई एपिसोड लोड नहीं कर पाया। प्यारे बच्चों, आज मैं फंक्शंस एंड ग्राफ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको शुरू करने जा रहा हूँ। सर्कल टाइप 1, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर दिस सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। अगर कोई इक्वेशन इस तरह से आपको लिखा हुआ दिख जाए जिसमें एच और के कांस्टेंट होता है और ए भी कांस्टेंट होता है और एक्स वाई वेरिएबल होता है, तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। एक ऐसा सर्कल जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स एच कामा के होगा और रेडियस ए होगा। सपोज आपका जो सर्कल का सेंटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एच भी पॉजिटिव है, के की पॉजिटिव है, तो पहले आप सेंटर को मार्क करो, फिर रेडियस ए ले लो और ए रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रा कर दो, तो ये तुम्हारा सर्कल स्केच हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन और ये सेंटर और ये रेडियस और ये उसका ग्राफ होगा ऐसे। सो दिस वाज सर्कल टाइप 1। देन सर्कल टाइप 2, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। इसको देख कर लगता है कि इस इक्वेशन में एच और के की वैल्यू 0 है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 बट रेडियस स्टिल इक्वल टू ए। इस बार ओरिजिन पे सेंटर ले लो और ए रेडियस का एक सर्कल स्केच कर लो, ये तुम्हारा सर्कल ड्रा हो गया। कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल देखो। गिवन द इक्वेशन टू अ कर्व as x square minus 4x plus y square plus 8y plus 2 equals 0, sketch the curve। देखो, जब इस तरह से इक्वेशन लिखा होगा तो इसको देखकर पहली बार में समझ में नहीं आएगा कि ये सर्कल होगा या नहीं। इसका मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट 1 और 1, उसके बाद एक्स पे सिंगल पावर होना चाहिए, वाई पे सिंगल पावर होना चाहिए और कोई कांस्टेंट होना चाहिए, तो सर्कल मिलने का उम्मीद यहाँ से बनती है। तो अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। पहले गिवन इक्वेशन को रिपीट कर डालो, उसके बाद क्या करो, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो और इन दोनों को भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, -4x को लिख सकते हो -2 इंटू 2x। होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो, वैल्यू में चेंज ना हो उसको नलिफाई करने के लिए -2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर रिपीट करो, 8y को 2 इंटू 4y लिख डालो और इस 4 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड करो, वैल्यू में चेंज ना हो पाए तो 4 का स्क्वायर माइनस भी कर दो, तो ये नलिफाई हो जाएगा। +2 बचा, उसको लिख डालो। अब इन तीनों टर्म को बहुत ध्यान से देखो, ये तीनों टर्म मिलके बनाएंगे x-2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप इन तीनों टर्म को ध्यान से देखो, ये तीनों मिलकर बनाएंगे y+4 का होल स्क्वायर। फिर -4 स्क्वायर को राइट साइड में ले आओ, ये आके 16 होगा। +2 को राइट साइड में ले आओ, वो आके -2 हो जाएगा, ऐसा होगा। और फिर एक -2 स्क्वायर यहाँ अभी भी बचा हुआ है, इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र करोगे तो इधर आके +4 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये हो गया 16 + 4 20, 20 -2 18। तो लेफ्ट साइड में इसको रिपीट कर डालो, कर दिया। y+4 को अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, और ये जो 18 आएगा उसको √18 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, h की वैल्यू 2 होगी, k की वैल्यू -4 होगा और रेडियस स्मॉल a की वैल्यू √18 होगा।
तो एच कामा के जो सेंटर आएगा 2 कामा -4, ऑब्वियसली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये देखो, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। इसका एक्स क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, वाई क्वाड्रेंट नेगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। पहले तो इसको मार्क कर लो। फिर रेडियस √18 होगा, वो आता है 4.24। 4.24 यूनिट रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रा कर दो। डेफिनेटली ये जब सर्कल ड्रा करोगे कुछ ऐसा ही दिखेगा। वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पर, वाई को भी इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पर, बट ये ओरिजिन से थोड़ा अंदर से गुजरेगा। तो ये तुम अपना जस्टिफाई कर लेना, क्योंकि अगर तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी से ओरिजिन से सेंटर का डिस्टेंस निकालोगे, फार्मूला पढ़े हो √2² प्लस -4², ऐसा पढ़े हो, तो उस डिस्टेंस की वैल्यू रेडियस से ज़्यादा आएगा। ये वाला डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा आएगा, इसलिए सर्कल थोड़ा अंदर से जाएगा। ये सर्कल आप ड्रा कर लो। स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना मैंने आपको सिखा दिया। सिमिलरली इलिप्स टाइप 1, स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स टाइप 1। ये टाइप 1 टाइप 2 करके आपको मैथ में नहीं पढ़ाते, मैथ में पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो फिजिक्स में फिजिक्स की तरह चीज़ें आप आसानी से ग्रास्प कर लो। इसको मैंने अपने तरीके से इसको लिख रखा है, इलिप्स टाइप 1, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1। एजम्पशन लिया है ए ग्रेटर दैन बी। ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए, या तो ए ग्रेटर होना चाहिए या तो ये लेस होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये कॉमन आएगा, फिर 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये फिर से सर्कल हो जाएगा। ये दोनों डिफरेंट होंगे तभी जाके लिस्ट बनने का चांस होगा। इसमें मैंने एजम्पशन अपनी ओर से ले लिया है, सपोज ए इज़ मोर देन बी। इसमें एच कामा के जो होता है वो इलिप्स के सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होता है। जो स्मॉल ए होता है उसको कहते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, स्मॉल बी को कहते हैं लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। और इसको ड्रा करोगे, सपोज एच कामा के दोनों पॉजिटिव हैं तो सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरह से एक ओवल शेप का कर्व ड्रा कर लो। एक्स एक्सिस के पैरेलल ये जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल ए बोलते हैं, इधर भी स्मॉल ए, ये स्मॉल बी होता है, ये स्मॉल बी होता है। इसको लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। और डबल कर दिया जाए 2a तो ये फुल मेजर एक्सिस होगा। इसको डबल कर दूं 2b तो ये फुल माइनर एक्सिस होगा। ये सेंटर हुआ, ये वर्टिसेस कहलाते हैं। 1 2 3 4 दे आर वर्टिसेस ऑफ दिस एलिप्स। एलिप्स ऐसे ड्रा हो गया। तो इसका साइन देखकर हम लोग डिसाइड पहले करते हैं कि एलिप्स का सेंटर किस क्वाड्रेंट में होगा, पहले उसी को मार्क करते हैं। फिर डिस्टेंस बी मार्क करते हैं। फिर चारों पॉइंट को मिलाता हुआ एक क्लोज कर्व बनाते हैं, ये इलिप्स होता है। नाउ इलिप्स टाइप 2, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1 एंड ए इज स्टिल मोर देन बी। आप देख सकते हो कि यहाँ एच और के दिखता नहीं। एच और के नहीं दिखता तो फिर एच को 0 मानोगे, के को 0 मानोगे, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होएगा 0,0। ये अभी भी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस होगा और ये होगा लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। इस बार एलिप्स का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा, तो सेंटर इस बार ओरिजिन पे दिखाते हुए उसको ड्रा करें। एलिप्स में एक टर्म होता है एक्सेंट्रिसिटी। एलिप्स का जो एक्सेंट्रिसिटी होता है वो लेस देन 1 मोर देन 0 एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। 0 लेस देन ई लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में होता है।
और इसका ये फार्मूला होता है, ये सब डेरिवेशन मैथ में आपको पढ़ाया जाता है, √1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, where b is length of semi minor axis and a is length of semi major axis। इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू लेस देन 1 तो श्योर आएगी। टू फोकाई होते हैं, आई मीन दो फोकस होते हैं, एक का क्वानिट होता है E, 0, दूसरे क्वानिट होता है -E, 0, and these two foci are situated on the major axis। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक्स वाई एक्सिस दिखा दो, सेंटर ओरिजिन पे ले लो और सेमी मेजर एक्सिस ये स्मॉल ए हुआ, ये भी द स्मॉल ए हुआ, सेमी माइनर एक्सिस ए स्मॉल बी हुआ, ये स्मॉल बी हुआ, इन चारों को मिलाकर एक ओवल शेप बना दो, ये हो गया तुम्हारा इलिप्स। E, 0 मेजर एक्सिस पे होगा राइट साइड में, स्मॉल ई लेस देन 1 है तो E की वैल्यू लेस देन ए होगा, ये वाले डिस्टेंस स्मॉल ए है देखो, और ये डिस्टेंस ए कहलाएगा, और ए की वैल्यू लेस देन ए होगा, और वाई क्वानिट 0 है तो एक्स एक्सिस पे सिचुएट करेगा, सिमेट्रिकली ये -E, 0 होगा, तो ये दोनों तरफ ये डिस्टेंस बराबर होएगा, ये फर्स्ट फोकस हो गया, ये सेकंड फोकस हो गया, इसको हम लोग फोकाई बोलते हैं, दीज आर टू फोकाई। और ये वर्टेक्स हो गया इसका क्वानिट A, 0, इसका -A, 0, इसका 0, B, और इसका 0, -B। ये तुम्हारा हो गया इलिप्स टाइप 2। अब किसी न्यूमेरिकल में हम लोग कैसे समझेंगे कि इलिप्स कैसे बनेगा। सो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ क्रिएट किया है, गिवन द इक्वेशन टू अ कर्व, ये नहीं बताया कि ये कर्व क्या होगा, सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ, 4x² + 4x + 9y² + 18y + 2 = 0 स्केच द कर्व। देखो मैं एक आइडिया दिया था कि सर्कल ये तब होता जब x² y² का कोएफिशिएंट इक्वल होता है, यहाँ दोनों का कोएफिशिएंट डिफरेंट है, नो डाउट यहाँ x⁴ यहाँ होना चाहिए, y⁴ होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए, वो सब तो दिख रहा है, लेकिन x² y² का कोएफिशिएंट अगर डिफरेंट होता है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होने का चांस है, ये इलिप्स भी हो सकता है और ये हाइपरबोला भी हो सकता है, राइट। तब हमें सेट करना पड़ेगा कि दरअसल दोनों में से ये क्या है। अगर ये दोनों कोएफिशिएंट इक्वल होते ना तो डेफिनेटली ये सर्कल होता, लेकिन ये कोएफिशिएंट डिफर कर गए हैं, तो या तो इलिप्स होगा या हाइपरबोला। तभी मैं इसको सेट करता हूँ, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा, इसको भी होल स्क्वायर बनाऊंगा, पहले मैंने इक्वेशन को रिपीट कर डाला, फिर देखो इसको लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, फिर इसको लिख सकता हूँ 2 × 2x × 1, 1 का स्क्वायर ऐड किया, वैल्यू चेंज ना हो इसलिए 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसको लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 × 3y × 3, फिर 3 का स्क्वायर ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, सो दैट वैल्यू में कोई चेंज ना हो, +2 को रिपीट किया = 0। अब बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये जो शुरू के 3 टर्म हैं, ये तीनों टर्म मिलकर फॉर्म करेंगे 2x + 1 का होल स्क्वायर, और ये जो 3 टर्म हुए ये फॉर्म करेंगे 3y + 3 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर राइट में ले आओ, -3 का स्क्वायर राइट में ट्रांसफर करो, +2 को राइट में ट्रांसफर करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा +8, करके देख लो। अब मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से 2 को कॉमन लूँगा बाहर, जब 2 कॉमन आता है तो स्क्वायर बन के बाहर आता है तो 4 हो जाता है, अंदर बचता है x + 1/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 3 को बाहर निकालना होगा, 3 बाहर आएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 9 हो गया,
यहाँ बचेगा y+1 का होल स्क्वायर, 8 को रिपीट कर डालो। अब तुम क्या करो, राइट साइड में 1 क्रिएट करना होगा। 8 को यहाँ पे ला के डिवाइड करो और 8 को यहाँ भी ला के डिवाइड करो। तो यहाँ डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, यहाँ डिवाइड करोगे और उसको पलट के लिखोगे तो 8/9 आएगा। न्यूमरेटर में x+½ का स्क्वायर आएगा, यहाँ x+1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब तुम इसको क्या करो, x - h और y - k में कन्वर्ट करो। इसको आप अदरवाइज कुछ इस तरह से लिख सकते हो बच्चों, x - होल स्क्वायर, इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो, देन यू कैन से √2 का होल स्क्वायर। इसको y - k में कन्वर्ट करो, यू मस्ट से y -1 का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो, कुछ ऐसा। अब तुम ध्यान से देखो, ये एलिप्स का इक्वेशन बन गया। h की वैल्यू -½ k की वैल्यू -1 और स्मॉल a की वैल्यू √2, स्मॉल b की वैल्यू √8/9। ऑब्वियसली ये तुम्हारा एलिप्स का इक्वेशन जैसा बन गया। कंपेयर करके h, k को अलग करो, स्मॉल a को अलग करो, स्मॉल b को अलग करो। सेंटर कोऑर्डिनेट्स h, k, that is -½ -1, a is √2 1.414, b equals √8/9 that is 0.94। कंपेयर करो दोनों को, तुम कह सकते हो कि a is still greater than b, it means a is still semi major axis and b is still semi minor axis। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, सबसे पहला काम तुम सेंटर को लोकेट करो, इसको -0.5 -1 ऐसे लिख सकता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट को देख कर लगता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और ये जो डिस्टेंस होएगी ये 0.5 होएगी और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से 1 यूनिट होगा और ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। फिर स्मॉल a की वैल्यू 1.414, सेम मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में ये डिस्टेंस मेज़र करके एक पॉइंट मार्क करो, उतना ही डिस्टेंस राइट साइड में मेज़र करो, इक्वल टू स्मॉल a 1.414, एक पॉइंट यहाँ मार्क करो और सेंटर से जाने वाली एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल बना लो। ये स्मॉल b 0.94 स्केल में ले लो, अब 0.94 पे एक पॉइंट यहाँ मार्क करो, 0.94 नीचे मेज़र करो और एक पॉइंट यहाँ मार्क करो। इन चारों पॉइंट को लेता हुआ एक ओवल शेप में एक कर्व बना दो, ये तुम्हारा इलिप्स कहलाएगा जिसका इक्वेशन गिवन था। तो बच्चों आपने देखा कि इस बार इसका सेंटर तीसरे क्वाड्रेंट में मिला था। इलिप्स कुछ ऐसा दिखेगा। हाइपरबोला टाइप 1, इसका इक्वेशन बिल्कुल इलिप्स की तरह होता है, फर्क ये होता है कि जहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाता है और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता है। x - h होल स्क्वायर, y - k होल स्क्वायर अपान a स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल्स 1, यहाँ माइनस होता है। सेंटर कोऑर्डिनेट्स h, k, एक्सेंट्रिसिटी स्मॉल e and this is our formula 1 + b स्क्वायर अपान a स्क्वायर। बच्चों यहाँ मेजर और माइनर एक्सिस जैसा कुछ नहीं होता, ये जो सेकेंड टर्म है ना नेगेटिव के साथ, ये वाली जो क्वांटिटी होती है जो माइनस के साथ लिखा जाता है, ये इस क्वांटिटी को न्यूमरेटर में हमेशा लिखोगे और इस क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में लिखोगे ऐसे। यहाँ 1 होगा, ये प्लस, ऑब्वियसली ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो पूरे स्क्वायर रूट के वैल्यू ग्रेटर दैन 1 आएगा। तो एक्सेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला इज ग्रेटर दैन 1, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब इसको कैसे स्केच करोगे देखो, मान लो कि h और k दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो सेंटर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा
और ये जो पॉजिटिव टर्म है जिसमें x लिखा है और यहाँ a लिखा है, तो अगर पॉजिटिव टर्म x से शुरू होता है तो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करो, सेंटर से होता हुआ x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करो, और ये जो स्मॉल a है, स्मॉल a डिस्टेंस मेज़र करो, यहाँ एक पॉइंट मार्क करो, सिमेट्रिकली इधर मेज़र करके एक पॉइंट यहाँ मार्क करो, और इस पॉइंट से पास करता हुआ इस तरह का एक सिमेट्रिक कर्व बना दो, और उसी का मिरर इमेज, एग्जैक्टली मिरर इमेज एक कर्व बाईं तरफ बना दो। बच्चों, जब बहुत बिग टाइम इंटरवल में एक कर्व बनता है तो ये ऐसे चलता चला जाएगा, इन्फिनिटी पर ऐसे चलता चला जाएगा। उसी तरह से ये नीचे भी सिमेट्रिकली ऐसे चलता चला जाएगा। ड्यू टू सेम रीजन ये भी इस तरह से चलता चला जाएगा, ऊपर ऐसे उठता जाएगा, और ये कर्व नीचे भी सिमेट्रिकली ड्रा हो जाएगा। और एक इस पे ट्रांसवर्स लाइन ऐसे जो बनाए हो, तो हाइपरबोला के लिए इस वाले एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस डिफाइन करा गया, और इस वाले परपेंडिकुलर एक्सिस को जो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, इसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोला गया। तो बच्चों, ये इक्वेशन अगर ऐसे लिखा होगा, ये तुम्हारा कॉन्जुगेट एक्सिस होगा, ये तुम्हारा ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, ये सेंटर होगा, ये स्मॉल ए होगा, ये स्मॉल ए होगा, यहाँ मेजर और माइनर नहीं होता, और ये हाइपरबोला का वर्टेक्स होगा, ये भी वर्टेक्स होगा, तो ये दो वर्टेक्स होते हैं, और ये हो गया तुम्हारा हाइपरबोला। हाइपरबोला एक ओपन कर्व होता है, इधर से खुला है, इधर से खुला है, ये क्लोज कर्व नहीं होता। हाइपरबोला एक ओपन कर्व होता है, और ये उसका इक्वेशन होता है, ये सेंटर होता है, और ये एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर दैन 1 होता है। देन हाइपरबोला टाइप 2, ये बुक है फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2, इससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हाइपरबोला टाइप 2 में क्या फ़र्क होगा? सब कुछ वही रहता है, केवल ये टर्म इंटरचेंज हो जाती है। जो टर्म यहाँ पे था वो यहाँ लिख डाला, जो टर्म यहाँ था उसको यहाँ लिख डाला, माइनस रहेगा, इक्वल टू 1। सेंटर क्वांटिटी स्टिल एच कामा के कहलाएगा, एच कामा के कहलाएगा। पिछली बार समझाया था कि एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखते वक्त जो नेगेटिव टर्म होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वही यहाँ न्यूमरेटर में आता है। वो जो बात मैं समझाया हूँ वो आप यहाँ पे फॉलो करोगे। इस बार ये स्क्वायर यहाँ न्यूमरेटर में आएगा, बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, बट स्टिल दिस होल क्वांटिटी आफ्टर सॉल्विंग will be more than 1. So eccentricity is still more than 1 and center coordinates h comma k. तो ये टर्म्स का इंटरचेंज हो गया, इसमें जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो 90 डिग्री ट्विस्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस में 90 डिग्री ट्विस्ट हो जाएगा। कैसे स्केच होगा देखो, सपोज ये दोनों पॉजिटिव है तो सेंटर तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एच कामा के, और ये जो पॉजिटिव टर्म होता है और जो सिंबल यहाँ पे होता है जैसे y, तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है वो इसी एक्सिस के पैरेलल बनाते हैं। तो y एक्सिस के पैरेलल एक ट्रांसवर्स एक्सिस बना लो, और ट्रांसवर्स एक्सिस बना लो, और ये जो स्मॉल b है, स्मॉल b, तो इसी ट्रांसवर्स एक्सिस पर सेंटर से स्मॉल b डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ मार्क करो, सेंटर से स्मॉल b डिस्टेंस पर सिमेट्रिकली एक पॉइंट यहाँ मार्क करो, और जब टर्म इंटरचेंज हो जाते हैं तो तुम्हारा जो कर्व है वो भी 90 डिग्री ट्विस्ट हो जाता है। अब एक कर्व तुम इस तरह से बना लो, आई मीन ये हॉरिजॉन्टल टाइप का कर्व है, और सिमेट्रिकली यहाँ से गुजरने वाला एक कर्व ऐसे बना लो। तुमने देखा कि ये जो दोनों पेयर ऑफ कर्व हैं वो 90 डिग्री ट्विस्ट हो चुके हैं। अब इस बार तुम इसको कॉन्जुगेट एक्सिस कहने जा रहे हो, और ये वाला ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा। जब ये टर्म इंटरचेंज होंगे तो बच्चों ये इतना फ़र्क पड़ेगा, इस तरह से आपका हाइपरबोला बनेगा।
ये तो अभी भी वर्टेक्स ही कहलाएगा और ये अभी भी वर्टेक्स कहलाएगा। ये ऐसे चलता चला जाएगा इन्फिनिटी पर, सिमेट्रिकली ये भी चलता चला जाएगा इन्फिनिटी पर, और ये मिरर इमेज नीचे वाला बना लो। तो ये कर्व ऐसे जाके इसको इंटरसेक्ट भी कर सकता है और ये भी इंटरसेक्ट कर सकता है। ये पेयर में ये होता है, ये क्लोज बिल्कुल नहीं होता, ये ओपन कर्व होता है। और ये तुम्हारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया और ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। बहुत ध्यान से देख लो, इस ग्राफ को देख लो, देखो, और इसका करस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन को देखो। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देख लो, सेंटर का कोऑर्डिनेट देख लो। So this was hyperbola type 2, then hyperbola type 3। अब क्या है कि इसमें एच और के नहीं दिखता, बाकी सब कुछ तो वैसा ही है। इसका मतलब हुआ कि एच और के दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0,0 होगी। ये ऐसा हाइपरबोला है जिसका सेंटर कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। एक्सेंट्रिसिटी स्टिल मोर देन 1, जो नेगेटिव टर्म होता है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखते हो, जो पॉजिटिव टर्म होता है उसका डिनोमिनेटर यहाँ डिनोमिनेटर में लिखते हो, और ये एक्सेंट्रिसिटी स्टिल ग्रेटर दैन 1। तो ये लिख डालो, ये 0,0 हो गया। इस बार सेंटर ओरिजिन पे दिखाओगे और पहले एक्स लिखे हो तो ट्रांसवर्स एक्सिस तुम्हारा एक्स के पैरेलल होएगा। यहीं से शुरू करो। पॉजिटिव टर्म में जो सिंबल यहाँ दिखता है उसी एक्सिस के पैरेलल ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, और जो नेगेटिव दिखता है इसके पैरेलल कॉन्जुगेट एक्सिस होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सेंटर ओरिजिन पे आ गया तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स के पैरेलल होगा, ये तो डायरेक्ट एक्स से ही गुजरेगा क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस का सेंटर से गुजरना जरूरी है। और जब सेंटर ओरिजिन पे आ गया तो ट्रांसवर्स एक्सिस डायरेक्ट एक्स एक्सिस ही बोला जाएगा और वाई एक्सिस को ही कॉन्जुगेट बोला जाएगा। और ये डिस्टेंस स्मॉल ए होगा, इधर स्मॉल ए होगा, तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट a,0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट -a,0 होगा। फिर ये जो तुम्हारे कर्व होंगे ये वर्टिकल होंगे। ये कर्व सिमेट्रिक होगा और ये कर्व वर्टिकल होगा, और ये ऐसे चलता चला जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा, नीचे जाएगा नीचे जाएगा। तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा हाइपरबोला टाइप 3। देन हाइपरबोला टाइप 4, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये फिजिक्स में बहुत पॉपुलर है, फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर में इस हाइपरबोला की हमें नीड होती है। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इक्वल्स के इंटू एक्स पावर n। के मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट दिस एक्सपोनेंट 10 इट शुड बी नेगेटिव। एक्सपोनेंट 10 का नेगेटिव होना बिल्कुल ज़रूरी है, ये नेगेटिव होना चाहिए। ये जो स्मॉल n है ये नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में जो हाइपरबोला बनेगा उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल्स 4 इंटू एक्स पावर -2। देखो x की वैल्यू नेगेटिव है, k की वैल्यू पॉजिटिव है और n की वैल्यू नेगेटिव है। इसको अदरवाइज ऐसे लिख सकते हो। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा सिखा रहा हूँ। एट x इक्वल्स 0 y इक्वल्स प्लस इन्फिनिटी, जब 0 रखोगे तो y आएगा प्लस इन्फिनिटी, एंड व्हेन x इज इन्फिनिटी ऑब्वियसली y इज 0। तुम्हें पता है स्क्वायर है तो ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x दिस विल रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, यानी कि इसमें y हमेशा पॉजिटिव होगा, y हमेशा पॉजिटिव होगा। इज इट?
इसका जो ग्राफ बनेगा, अच्छा इसमें एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जब हम लोग इसको फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो ज़्यादातर केस में पॉजिटिव स्केलर ही रहता है, जैसे वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया, प्रेशर हो गया। तो ज़्यादातर फिजिक्स में ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहती है। तो मैं पॉजिटिव एक्स के लिए ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, नेगेटिव एक्स छोड़ देता हूँ। तो जब एक्स पॉजिटिव होएगा तो वाई भी पॉजिटिव होएगा, और इन दोनों को सेटिस्फाई कराता हुआ ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जैसे जैसे एक्स घटता जाएगा, वाई की वैल्यू बढ़ता जाएगा। देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब एक्स घटते घटते जीरो हो जाता है तो वाई बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। और जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जाओगे देखो वाई घटता जाएगा, घट रहा है। जब एक्स बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये वाई घटते घटते देखो ये घटता जा रहा है, वाई घटते घटते जीरो हो जाएगा। आई मीन ये कर्व इस एक्सिस को कहाँ टच करेगा, प्लस इन्फिनिटी पर, और वाई एक्सिस को कहाँ टच करेगा, प्लस इन्फिनिटी पर। इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि ये जो कर्व है देखने में डिक्रीजिंग है और कॉन्केव है, ये कर्व इसको इन्फिनिटी पे टच करेगा और ये कर्व इसको भी इन्फिनिटी पे टच करेगा। इन्फिनिटी पे टच करने का मतलब ये इन्फिनिटी पे टेंजेंट हो गया और ये भी इन्फिनिटी पर टेंजेंट हो गया। तो हाइपरबोला में जो इन्फिनिटी पे टेंजेंट बनाए जाते हैं उसको मैथ की लैंग्वेज में एसिम्पटोट कहते हैं। तो हमारे इस कर्व में ये दोनों एसिम्पटोट आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब राइट एंगल है, तो हम लोग इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डेफिनेशन होता है tangents drawn at infinity, I mean asymptotes of the hyperbola, if they are mutually perpendicular, then that type of hyperbola is defined as rectangular hyperbola। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। बच्चों एक एग्जांपल दे के मैंने इसको ड्रा करके समझाने की कोशिश करी है। फिर से नोट करो, मैथ में तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि अगर नेगेटिव साइड यहाँ पे ले लिया जाए तो एक पेयर ऑफ कर्व और आएगा, लेकिन वो नेगेटिव साइड के कर्व को मैं क्यों नहीं दिखाया हूँ, वो इसीलिए नहीं दिखाया हूँ क्योंकि हम लोग फिजिक्स पे फोकस कर रहे हैं। फिजिक्स में जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादातर केसेस में ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव होती ही नहीं। मुझको पॉजिटिव साइड में ही ये ग्राफ बनाना होगा, इसलिए मैं पॉजिटिव एक्स में ग्राफ को डिस्कस कर रहा हूँ। देन हाइपरबोला टाइप 5। बच्चों ये जो हाइपरबोला टाइप 5 है इसकी हमको रे ऑप्टिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। रे ऑप्टिक्स में जब आप लेंस और मिरर का फॉर्मूला पढ़ते हो 1/v + 1/u = 1/f, ये v होता है, ये u होता है, ये फोकल लेंथ होता है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, मिरर में यहाँ प्लस आता है, लेंस में यहाँ माइनस आता है। तो इसी तरह का इक्वेशन रे ऑप्टिक्स में होता है। तो मैं अभी से सिखा देना चाहता हूँ, जब u और v के बीच में ग्राफ बनाना होता है तो वो ग्राफ जो बन के आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है। इस तरह का जो इक्वेशन होता है वो मैथ की लैंग्वेज में वो भी होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, बट माइंड इट, ये दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ये तो प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है, लेकिन ये दोनों टर्म नेगेटिव नहीं आने चाहिए। तो अगर मैं मैथ से कंपेयर करूँ तो मैथ की लैंग्वेज में जो एक्स होगा, आई मीन एक्स की वैल्यूज़ को डोमेन कहते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डिफाइंड है। जब एक्स की वैल्यूज़ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यहाँ पुट करा जाएगा तो वाई की वैल्यूज़ भी आती हैं सॉल्व करने पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और ये जो सी है कांस्टेंट है, ये रियल कांस्टेंट है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फिर आप फंक्शन मैथ में पढ़ते हो कि इसको रियल होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए,
इसलिए ना तो x 0 हो पाएगा ना तो y 0 हो पाएगा। आई मीन ये जो फंक्शन है उसमें x स्ट्रिक्टली नॉन जीरो होना चाहिए और y भी स्ट्रिक्टली नॉन जीरो होना चाहिए। ये नॉन जीरो एक्स वाई के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। x और y जीरो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इनके जीरो वैल्यूज़ पर ये फंक्शन इनडिटर्मिनेट हो जाएगा और ये डिफाइंड नहीं होगा। c कांस्टेंट है रियल, ये इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और इसको भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके भी दोनों एसिम्प्टोट आपस में क्या आते हैं, परपेंडिकुलर आते हैं। अब ग्राफ क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, देर आर सो मेनी पॉसिबल ग्राफ हेंस ग्राफ इज नॉट गिवन। पॉसिबल ग्राफ बहुत सारे क्यों होंगे, अब इसमें सी पॉजिटिव लेंगे तो ग्राफ किसी और तरीके से दिखेगा, सी नेगेटिव लिखेंगे या लेंगे तो ग्राफ किसी और तरीके से दिखेगा, प्लस साइन लेकर इक्वेशन बनाएंगे तो ग्राफ कुछ और दिखेगा, माइनस लेकर बनाएंगे तो ग्राफ कुछ और दिखेगा। तो ग्राफ की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। जब हम लोग फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ सर्टेन टाइप का ग्राफ होगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी एक प्री नॉलेज दे दे रहा हूँ कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है और इसकी बहुत सारे ग्राफ की पॉसिबिलिटी होती है। इसके भी दोनों एसिम्प्टोट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कुछ न्यूमेरिकल करो। गिवन द इक्वेशन टू अ कर्व एज दिस, स्केच द कर्व। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, यहाँ +1 है यहाँ -1 है। तो बच्चों ये सर्कल तो होने से रहा, इसका साइन पॉजिटिव है और इसका साइन नेगेटिव है, तो ये तो बिल्कुल सर्कल नहीं बनेगा। अब या तो ये एलिप्स हो पाएगा या हाइपरबोला हो पाएगा, इज इट। अब उसको सेटिंग करना पड़ेगा। x पावर 1 y पावर 1 यहाँ भी दिखता है, कांस्टेंट भी दिखता है, तो होल स्क्वायर बनाने की टेक्निक तो वैसे ही करनी पड़ेगी। पहले उसको रिपीट कर डाला, फिर 4x को 2 इंटू 2x लिख डाला, 2 स्क्वायर ऐड किया, 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, -y² लिखा और इसको -2 इंटू 4 इंटू वाई लिखा, 4 का स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया और 4 का स्क्वायर फिर ऐड किया, -2 को रिपीट किया। अब ये जो तुम्हारे 3 टर्म है, इन तीनों को एक साथ लिया जाए, ये होगा x - 2 का होल स्क्वायर और इन तीनों से माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस तीनों से कॉमन ले लोगे तो ये तीनों प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा y + 4 का होल स्क्वायर। फिर अब क्या करो कि -2 स्क्वायर को इधर ले आके ट्रांसफ़र करो, तो उधर जाके +4 हो जाएगा। इन दोनों को राइट साइड में ट्रांसफ़र करो, ये -16 होगा और ये +2 होगा। इसको रिपीट कर डालो, इसको y - 4 का होल स्क्वायर लिख डालो, इसको रिपीट कर लो और ये जो आएगा -10 आएगा, माइनस बगल में लिखो, √10 का होल स्क्वायर कर डालो, इस माइनस से इधर ला के मल्टीप्लाई करो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। यहाँ 1 क्रिएट करो, √10 का होल स्क्वायर से इधर ला के डिवाइड कर दो, कुछ ऐसा हो जाएगा और यहाँ माइनस ज़रूर आएगा। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यहाँ माइनस आ गया। नो डाउट ए और बी तो बराबर आ गए, लेकिन यहाँ तो माइनस आया ना। बाई चांस अगर यहाँ प्लस आया होता, ये कॉमन आता, यहाँ मल्टीप्लाई होता, तो ये सर्कल हो जाता। सिर्फ इस माइनस होने की वजह से ये सर्कल नहीं बन पाया और इसी को हम लोग कहेंगे हाइपरबोला। तो बच्चों कंपेयर करो, इसको h कहोगे, इसको k कहोगे, तो सेंटर का कौन है 2, -4 और स्मॉल a की वैल्यू √10, स्मॉल b की वैल्यू √10 ऐसे दिखा डालो। फिर सिखाया हूँ कि जो पॉजिटिव टर्म होता है और वहाँ पे जो सिंबल दिखता है, ट्रांसवर्स एक्सिस उसी के पैरेलल होता है। ये पॉजिटिव टर्म है
तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये स्मॉल बी है, इज इट। वाई एक्सिस के पैरेलल होगा ट्रांसवर्स एक्सिस और सेंटर होगा 2, -4। तो ज़रा ग्राफ पे फोकस करो, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों? ये चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। और वाई एक्सिस के पैरेलल ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, देखना। एक्स बना लो, वाई बना लो, ओरिजिन दिखा दो, 2, -4, फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा सेंटर आएगा। देखो बच्चों, वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस बना दिया, 3 बार बोला हूँ, भूल मत जाना। फिर यहाँ से ये वाली डिस्टेंस स्मॉल बी कहलाएगा √10, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस स्मॉल बी कहलाएगा √10। तो ये 2 पॉइंट मार्क करो और इससे गुजरता हुआ ऐसा एक कर्व बना डालो, उसी तरह का एक सिमेट्रिक कर्व नीचे बना डालो। ये पेयर ऑफ कर्व बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, और ये कंजुगेट एक्सिस हो गया। ये तुम्हारा मैंने ग्राफ स्केच कर डाला। देन कम टू पैराबोला टाइप 1। पैराबोला टाइप 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन जो फिजिक्स में ज़्यादा पॉपुलर है। y इक्वल्स k इंटू एक्स पावर n, k may be positive, k may be negative, but this constant n must lie between 0 to 1। ये 1 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 1 हो गया तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। n की वैल्यू का पॉजिटिव होना जरूरी है, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव होने पे हाइपरबोला हो जाएगा, पढ़ा चुका हूँ। n एक पॉजिटिव नंबर है, इट शुड बी बिटवीन 0 to 1। आई मीन n एक फ्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो सकता है, और k पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके कुछ एग्जांपल देख लो। y इक्वल्स टू इंटू एक्स पावर हाफ, 1/7 एक्स पावर 2/3, 2/5 एक्स पावर 3/7। नेगेटिव ले लो, बट याद रखना ये पॉजिटिव फ्रैक्शन ही होगा। पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा, लेस देन 1 होगा, मोर देन 0 होगा। देखो, पॉजिटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, के नेगेटिव, के नेगेटिव, के नेगेटिव, ये सारे के सारे दिस बिलोंग टू फैमिली ऑफ पैराबोला। ये सब पैराबोला की फैमिली को बिलोंग करते हैं। ग्राफ कैसा आएगा वो देखो। अगर इक्वेशन में के पॉजिटिव है और इन तो पॉजिटिव फ्रैक्शन होना ही है, तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स अपसाइड आता है। तुम सोच रहे होगे कि मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि ग्राफ ऐसे ही बनेगा। एक तो इसका सिंपल टेक्निक है कि कैलकुलेटर यूज करो और एक्स वाई की टेबल बना लो। एक्स वाई की टेबल बना लो, जैसे क्लास 7th में पहली बार ग्राफ प्लॉटिंग सिखाते हैं। इसमें से कोई एक एग्जांपल ले लो। अब एक्स की वैल्यू थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करके इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट करो। मान लो एक्स की वैल्यू 0 ले लिया, तो वाई 0 आएगा, तो ग्राफ तुम्हारा ओरिजिन से पास करेगा। फिर एक्स 1 ले लो, 1 पावर हाफ इज 1 इंटू 2, वाई इज 2। तो एक्स जब 1 लेते हो तो वाई 2 आता है। एक्स वाई एक्सिस पे सुटेबल स्केल ले लो, x1 और y2 लेके एक पॉइंट यहाँ मार्क करो। फिर x की वैल्यू 2 ले लो, 2 पावर हाफ कैलकुलेटर से निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करके y निकालो, फिर पॉइंट मार्क करके यहाँ पे ग्राफ पेपर पे मार्क करो। फिर x की वैल्यू 3 ले लो, फिर y निकालो, फिर मार्क करो। x की वैल्यू 4 ले लो, फिर y निकालो, फिर मार्क करो। तो जैसे ग्राफ पेपर पे हम लोग पॉइंट को मार्क करते थे क्लास 7th में, वैसे पॉइंट को मार्क कर लो और फ्री हैंड से स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दो। स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दो तो ये शेप तुमको दिखना शुरू हो जाएगा और ये ऐसे इन्फिनिटी पे चलता चला जाएगा। इसका एक एनालिटिकल मेथड भी होता है जो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको पढ़ाऊंगा। कैलकुलस मेथड से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी कर्व का शेप कैसा दिखता है। इंक्रीजिंग दिखेगा, डिक्रीजिंग दिखेगा, कॉन्वेक्स अपसाइड दिखेगा, कॉनकेव अपसाइड दिखेगा,
शेप कैसा दिखता है उसका एक एनालिसिस भी होती है, एनालिटिकल मेथड भी होता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। अभी फ़िलहाल जब तक वो नहीं सिखाता हूँ, आप एक्स वाई की टेबल बना के क्लास 7th वाले मेथड से ग्राफ पेपर पे पॉइंट मार्क करके फ्री हैंड से ज्वाइन करके इसको देख सकते हो कि ऐसा ही दिखेगा। तो बच्चों, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है के पॉजिटिव और एन पॉजिटिव फ्रैक्शन, ये याद भी रखना, तब ये ग्राफ तुम्हारा पैराबोला का इंक्रीजिंग दिखेगा और इसको कॉन्वेक्स अप साइड बोलते हैं। यानी कि एक ऑब्जर्वर बन के ऊपर से देखोगे तो ये कॉन्वेक्स कहलाएगा, ऊपर से देखोगे ऊपर से तो ये कॉन्वेक्स कहलाएगा। इसको हम लोग कहते हैं मैथ की लैंग्वेज में कॉन्वेक्स अप साइड। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा वाई भी इंक्रीज होगा, देखो, इसलिए इसको इंक्रीजिंग कर्व कहते हैं या इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, और ये इंक्रीजिंग है और कॉन्वेक्स अपसाइड है। देन पैराबोला टाइप 2, पैराबोला टाइप 2 y इक्वल्स के इंटू एक्स पावर एन, वैसे ही लिखोगे, के इज स्टिल पॉजिटिव और के इज नेगेटिव, बट दिस टाइम एन इज मोर देन 1। इस बार एन पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं है, इस बार एन ग्रेटर देन 1 है। पॉजिटिव नंबर तो अभी भी है, ये नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होने पे तो हाइपरबोला हो जाता है। ये पॉजिटिव अभी भी है बट इस बार ये मोर देन 1 है, ये इक्वल टू 1 भी नहीं होना चाहिए। इक्वल टू 1 होने पे तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इस बार इन ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए, ग्रेटर दैन 1 स्ट्रिक्टली होना चाहिए, ये तभी भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो इसके एग्जाम्पल कुछ ऐसे होंगे, देखो ये मोर देन 1 है, मोर देन 1, मोर देन 1, के पॉजिटिव, के पॉजिटिव, के पॉजिटिव, के नेगेटिव, के नेगेटिव, के नेगेटिव, मोर देन 1, मोर देन 1, मोर देन 1। ये सारे एग्जाम्पल पैराबोला टाइप 2 कहलाएंगे। अब इसमें से किसी एक का ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। बच्चों, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। अगर के पॉजिटिव लेता हूँ और इन मोर देन 1 लेता हूँ, इसका ग्राफ बनाने पर इंक्रीजिंग तो दिखता ही है, मगर इस बार ये कॉनकेव अप साइड दिखता है। ऊपर से देखोगे ये कर्व कॉनकेव दिखता है, इंक्रीजिंग कॉनकेव दिखता है। एनालिटिकल मेथड भी सिखा दूंगा, कैलकुलस मेथड से दिखा दूंगा कि ये ग्राफ ऐसा क्यों दिखता है। अच्छा, एक्स जीरो लेने पर वाई तो जीरो आएगा ही, करके देखो। जितने भी इक्वेशन है, अगर एक्स को जीरो लेते हो तो वाई जीरो आता है, मतलब ये सारे ग्राफ ओरिजिन से पास जरूर करेंगे। मगर याद रखना कि ये ग्राफ ऐसा तब दिखेगा जब के पॉजिटिव होगा और इन ग्रेटर दैन 1 होगा। इंक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड, इट्स अ पैराबोला एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। देन पैराबोला टाइप 3, क्या ना कि ऐसा इक्वेशन मैथ में या फिजिक्स में कहीं भी दिखता है, पॉलिनोमियल टाइप का है ना। मैथ में ऐसा पॉलिनोमियल होता है k1, k2, k3, दीज आर कोफिशिएंट्स, दे मे बी पॉजिटिव, दे मे बी नेगेटिव, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2, है ना। तो ये एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 2 है, एक्स पावर 3 नहीं है यहाँ पे। एक्स पावर 3, एक्स पावर 4 होगा तब तो हम लोग पैराबोला नहीं कहेंगे, उसको पॉलिनोमियल ही कहना ज़्यादा बेटर होगा। एक्स पे मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, और यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, अधिक से अधिक 2 पावर होना चाहिए, इंटीग्रल। तो ये भी इक्वेशन एक तरह का पैराबोला है। बट एक बात बताना चाहता हूँ कि k2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये कतई 0 नहीं होना चाहिए। k1 एंड k3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, k1 एंड k3 लेस आर इक्वल टू 0। ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो सकते हैं, लेस आर इक्वल टू 0 हो सकते हैं, बट ये हर हाल में नॉन जीरो होना चाहिए। बच्चों, ऐसे समझो, किसी इक्वेशन में अगर ये 0 हो गया तो ये तो स्क्वायर वाला टर्म 0 हो गया। अब एक्स पावर 1 बचेगा, कांस्टेंट बचेगा, वाई पावर 1 बचेगा, तुम समझ सकते हो कि स्ट्रेट लाइन ही होगा फिर इसलिए इसको तो हर हाल में 0 नहीं होना चाहिए, ये नॉन जीरो होगा तो ये एक्स स्क्वायर मौजूद रहेगा,
तभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसको पैराबोला बोला जाएगा। देखो क्या ना कि मैथ में तो पढ़ाते हैं वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, फिजिक्स में दोनों चलता है। फिजिक्स में ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहाँ एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई की तरह लिखा होगा, वाई पावर 1 वाई पावर 2 कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, यहाँ पे एक्स लिख दो। ऐसे इक्वेशन तुमको फिजिक्स में ही मिलेंगे। तो ये भी एक तरह का पैराबोला हुआ। लिमिटेशन वही है कि K2 जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये मौजूद रहेगा। K1 एंड K3 मे बी ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, मे बी लेस आर इक्वल टू ज़ीरो, but K2 is non-zero. So these are parabola type 3. Then we have exponentially increasing curve. Standard equation y equals a into e power bx. ये जो e power bx है इसको एक्सपोनेंशियल कर्व बोलते हैं। ये स्मॉल e एक इरेशनल नंबर है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718। दिस इज इरेशनल नंबर इन मैथ। a is real constant, b is real constant, x is independent variable and y is dependent variable, and this is a standard equation for exponentially increasing curve. अब इंक्रीजिंग होने की कंडीशन क्या है? a and b both are positive constant and x belongs to open interval माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अकॉर्डिंगली y की वैल्यू सेलेक्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पे और b दोनों को पॉजिटिव कांस्टेंट दिखाया गया है और x को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा थोड़ा डिस्कस करता हूँ। अगर x को माइनस इन्फिनिटी ले लिया जाए, पुट या माइनस इन्फिनिटी, नाउ b इंटू माइनस इन्फिनिटी is still minus infinity, comes to denominator, becomes e power plus infinity, और ये एक पॉजिटिव नंबर है, उस पर पॉजिटिव इन्फिनिटी चढ़ा हुआ है कुछ ऐसा। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी एंड या अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो। तो जब x इतना होएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। याद रखना, इसको ग्राफ में दिखाऊंगा। नाउ यू कैन टेक x इक्वल्स प्लस इन्फिनिटी, so put here plus infinity becomes plus infinity, put the value of e, positive quantity raised to the power plus infinity, and this is more than 1 raised to the power plus infinity. Finally this comes out plus infinity. A is a positive number into plus infinity is plus infinity. I mean when x is this, y is this, याद रखना। Then take x equals 0, put here 0, becomes 0, e power 0 is 1, you have a। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? इक्वल टू a आएगी। बेटा जो भी मैंने यहाँ निकाला है उसको मैं ग्राफ में दिखा रहा हूँ तो तुम अच्छे से समझो। ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x की वैल्यू हो सकती है, तो पूरे डोमेन में ये ग्राफ बनेगा। फिर आपको दिखाता है जब x इधर घटते घटते माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, ये जो y है वो घटते घटते यहाँ पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। देखो ये घटते घटते इधर जाके जीरो होगा। फिर दिखाता है कि x बढ़ते बढ़ते जब प्लस इन्फिनिटी हो जाता है तो y भी बढ़ते 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 प्लस इन्फिनिटी हो जाता है। यही निकाले थे। फिर निकाले थे कि जब x की वैल्यू जीरो होती है तो y की वैल्यू इक्वल टू स्मॉल ए होता है। ये हाइट स्मॉल ए है, ये वाली हाइट। और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे ये कर्व इस तरह से दिखता है, इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग। देखो जब राइट साइड में मूव करोगे तो ये चढ़ता हुआ दिखेगा, असेंडिंग कर्व। राइटवर्ड जाने पे जब कोई कर्व असेंडिंग चढ़ता हुआ दिखता है तो इसको इंक्रीजिंग कर्व बोलते हैं, और ऊपर से देखने पे ये कॉनकेव दिखता है, कर्वेचर इसका कॉनकेव दिखता है, तो ये इंक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड हो गया। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसका एनालिटिकल मेथड में कमिंग एपिसोड में पढ़ाऊँगा, तो शेप कैसे डिसाइड होता है सिखा दूंगा। अभी क्लास 7 की टेक्निक लगा लो, एक्स की बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख डालो, टेबल बना लो, एक्स की वैल्यू रख रख के वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और ढेर सारे पॉइंट तुम ग्राफ पेपर पे मार्क कर लो।
और सभी पॉइंट को स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दो फ्री हैंड से, ये शेप तुमको कैलकुलेटर से भी मिल जाएगा। और एनालिसिस सिखा दूंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, तभी इसको लर्न करके काम कर लो। एक होता है बेटा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व। अगर यहाँ माइनस लगा दिया जाए, ए एंड बी स्टिल पॉजिटिव कांस्टेंट, बट पुट हियर नेगेटिव माइनस बी एक्स, नाउ दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। एक्स अभी भी वेरी करेगा बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लेकिन ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट है। देखो मैं कुछ कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। एक्स को ले लो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ रखो माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, ई की वैल्यू 2.718, पावर प्लस इन्फिनिटी इज प्लस इन्फिनिटी, इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मल्टीप्लाइड बिकम्स प्लस इन्फिनिटी। तो जब एक्स माइनस इन्फिनिटी होएगा तो बच्चों वाई कितना होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। याद रखना, ग्राफ में दिखाऊंगा, भूल मत जाना। जब एक्स को ले लो प्लस इन्फिनिटी, पुट हियर प्लस इन्फिनिटी इंटू माइनस बी is minus infinity, put the value of e power minus infinity, taken this to the denominator, positive number more than 1 power infinity is plus infinity and a upon plus infinity is 0। प्यारे बच्चों, जब x को प्लस इन्फिनिटी लेते हो तो y कितना आता है, 0 आता है। अब x को 0 ले लो, पुट हियर 0 becomes 0, e power 0 1 and this becomes a। जब x 0 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है, स्मॉल ए आती है। देख लो, अब देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों, ये ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा। जब हम राइटवर्ड जाते हैं और कोई डिसेंडिंग कर्व दिखता, उतरता हुआ, इसको हम लोग डिक्रीजिंग कर्व कहते हैं। और ऊपर से देखने पे कॉनकेव दिखता है। बाकी जो पॉइंट लिया था समझा दे रहा हूँ। इधर माइनस इन्फिनिटी ले लो तो y की वैल्यू कितना आया था, प्लस इन्फिनिटी। इधर चलते चले जाओ, x को ले लो प्लस इन्फिनिटी, ये y घटते घटते क्या हो जाएगा, 0। देखो इधर 0 हो जाएगा। फिर x को ले लो 0, y कितना आया था, स्मॉल ए आया था। तो ये स्मॉल ए हाइट पे एक पॉइंट बना दो और ये कर्व ऐसे ज्वाइन कर दो। ये हो गया एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व। ये सब अलजेब्राइक फंक्शन कहे जाते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन में एक एग्जांपल लॉगरिथमिक कर्व भी होता है। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा y equals a log bx to the base e, where b is positive constant and a is also positive constant. a and b both are positive constant। log फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि log फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। अगर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव रियल होगी तभी log डिफाइंड होगा, नहीं तो नहीं। ये तो मैं पॉजिटिव माना हूँ, एक्स को हर हाल में पॉजिटिव लेना होगा। ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो log डिफाइन ही नहीं होता है। ये तो दोनों पॉजिटिव है और एक्स भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो log टू द बेस ई होता है इसको शॉर्ट में ln लिखा जाता है। ln को नेचुरल log बोलते हैं। ए ln bx को डिटेल में इसी तरह से लिखते हैं। आप थोड़े से पॉइंट बना लो, x टेंस टू 0, यहाँ रख दो 0। कैलकुलेटर से चेक करोगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू घटते घटते 0 करीब पहुँचेगी, log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाती है। कैलकुलेटर से देख सकती है। log 0 टू द बेस ई टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। अगर bx की वैल्यू 1 ले लेते हो तो x की वैल्यू 1/b होएगा। bx को 1 ले लो तो x हो जाएगा 1/b। जब bx को यहाँ 1 रखोगे क्या आएगा, a log 1। log पढ़े होगे, किसी भी बेस पर log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये हो गया 0, y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 1/b होगा तो y हो जाएगा 0। जब x की वैल्यू टेंस टू 0 होगा तो y होगा माइनस इन्फिनिटी।
जब x की वैल्यू टेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगा, पुट ईयर प्लस इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई बिकम्स प्लस इन्फिनिटी, लॉग ऑफ प्लस इन्फिनिटी भी प्लस इन्फिनिटी होता है। तो जब x प्लस इन्फिनिटी होगा तो y कितना होएगा, प्लस इन्फिनिटी। देखो ग्राफ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। पॉजिटिव x में केवल ये लॉग का कर्व होता है, नेगेटिव में नहीं। जैसे जैसे x की वैल्यू घटते घटते जीरो होती है, y की वैल्यू घटते घटते ये माइनस इन्फिनिटी हो जाती है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी होती है, y की वैल्यू बढ़ते बढ़ते ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। और जब x की वैल्यू 1/b होगा तो y की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो होगा। ये कर्व लॉग का इस तरह से बनता है। तब बच्चों आपने क्या देखा कि लॉगरिथमिक कर्व कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है और ऊपर से देखने पर कॉन्वेक्स अपसाइड होता है। इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स अपसाइड, जैसे लॉगरिथमिक कर्व। तो अलजेब्राइक कर्व मैंने पढ़ा दिया, अब ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व आपको पढ़ाना है अगले एपिसोड में, जिसमें से साइन होगा, कॉस होगा, टैन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व होगा। फिर कर्व ट्रेसिंग टेक्निक्स होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले एपिसोड का इंतज़ार करो और ये ग्राफ और फंक्शन तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो प्यारे बच्चों, आई होप आपने अगर पूरे वीडियो को ठीक से देखा होगा तो आपको आज बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर बची हुई चीज़ें मैं अगले एपिसोड में कवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।